नमस्कार बागवान साथियों। हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर कैंकर रोग की। यदि यह रोग आपके बगीचे में हो जाता है तो यह आपके पौधों को काफ़ी क्षति पहुंचाता है, यहाँ तक कि धीरे धीरे आपके पौधे सूख भी सकते हैं। आज के वीडियो में हमारे साथ है प्रगतिशील बागवान श्रीमान डिम्पल पांचटा जी, जो आपको इस रोग के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। बागवान साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो आज मैं एक बड़ी छोटी सी शॉर्ट वीडियो लेके आपके बीच आया हूँ, एक जानकारी को लेके। मगर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मॉनसून आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान, चाहे हमारा मंडी है, करसोग है, रामपुर का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बादल फटने की अप्रिय घटनाएं हुई है। आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखें और आजकल बरसात के मौसम में यात्रा करने से बचे। दूसरा, अपने घर का, अपनी ज़मीन का ख्याल रखें। कहीं कोई नाला ब्लॉकेज हो रहा है, कहीं कोई पानी घर के अंदर आ रहा है। और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रात के समय में रखना है, जब लोग सोए रहते हैं। आप लोग ध्यान रखें इन चीज़ों का, क्योंकि जीवन अनमोल है। और मैंने पहले भी बताया था, अपने बगीचों को, अपने घरों को बचाना है तो ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त कर दे, नालियाँ बनाए, नालों को साफ रखे, गंदगी ना फैलाए। मैं अमूमन देखता हूँ हमारे लोकेलिटी में, हमारे लोग, ख़ास तौर पर एक लेबर तबका ज़्यादा कहूँगा मैं, उसमें बिस्तर, कपड़े, बैग्स, सारी चीज़ें नालों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आती है नालों में और आगे जाके किसी ना किसी का नुकसान होता है। और आज जो एक महत्वपूर्ण विषय में मैं आपसे रूबरू होना चाहता था, वो था, आपने अपने, मेरे यहाँ पे एक प्लम का पौधा है, आपके बहुत सारे लोगों के सेब के पौधे भी होंगे। अगर आप देखेंगे इस पत्ती को, डार्क ग्रीन, और अगर आप इसको देखेंगे तो वाइट, तो जो ये वाइट सा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अगर सिम्टम दिखते हैं, चाहे वो प्लम में दिखे, चाहे वो सेब में दिखे, चाहे वो नाशपाती में क्यों ना दिखे, जब भी आप इस रोग को देखें तो इसको आप अवॉइड ना करें। ये बहुत ही घातक हो सकता है आपके बगीचों के लिए। और जो ये सिल्वर कलर के पत्ते हो जाते हैं, वाइटिश, वाइट से हो जाते हैं, इसको सिल्वर कैंकर बोला जाता है। इसको सिल्वर कैंकर बोला जाता है। कई बार आप देखेंगे एक टहनी में, एक पौधे में, आपको कहीं ना कहीं बगीचों में ये चीज़ें ज़रूर दिखेगी। और अगर आपके ऐसी चीज़ दिखती है तो आप अलर्ट रहे। इसके, यह एक फंगल डिजीज़ है, यह एक फंगल डिजीज़ है। और जो फंगल्स के स्पोर्स है वो वुड के ऊपर रहते हैं, ज़्यादातर ओल्ड वुड के ऊपर, और पत्तियों में ज़्यादा आता है। और ओल्ड पत्तियां, जो पीछे वाली पत्तियां हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इसके सिम्टम स्टार्टिंग स्टेज पे मिलते हैं। और इस जो फंगस का नाम है कॉन्ड्रोस्टीरम परपेमियम, कॉन्ड्रोस्टीरम परपियम। ये एक फंगस है जो सिल्वर कैंकर को बढ़ाता है। धीरे धीरे ये पूरे पौधे को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और
प्रोडक्टिविटी को गिराता है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही खतरनाक तरीके से बगीचों में फैलता है। और ये जो फैलता है वो हमारे टूल्स के माध्यम से, इन्फेक्शन के माध्यम से। अब बात आती है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो आप क्या करें। अगर आपके बगीचों में एक दो पौधा ऐसा है जो व्हाइट कलर के पत्ते हो गए, उसको आप अपरूट कर दे, छोटा पौधा तो पट के फेंके, और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करे, जला दे। मैं यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, अगर ऐसा सिम्टम आपको किसी पौधे में दिखता है तो उसको जला दे। और अगर आप अभी फिलहाल ये चाहते हैं कि इसका केमिकल ट्रीटमेंट क्या होगा या बायो में क्या ट्रीटमेंट होगा, तो आपके पास 2 सिस्टमिक फंगिसाइड्स है जिसका आप इस पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। ये आता है थायोफिनेट मिथाइल केमिकल में, और कार्बेंडाइजिम जिसको आप बेबिस्टीन के नाम से जानते हैं, थायोफिनेट मिथाइल जिसको आप रोको के नाम से जानते हैं, उसकी आप स्प्रे पौधे में अच्छे तरीके से भिगो के कर सकते हैं। अगर आपको व्हाइट कलर के सिल्वर कैंकर के सिम्टम आपको अपने बगीचों में, पेड़ में, टहने में कहीं भी दिखते हैं। उसके बाद एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आएगा इसमें, तो वो आता है हमारा ट्राइकोडर्मा। तो जो आप ट्राइकोडर्मा सोडोमोनास के बारे में समझते हैं, तो ट्राइकोडर्मा की अगर आप स्प्रे करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे राहत मिलेगी आपको। और ये एक ऐसा कैंकर था जहां मुझे बहुत सारे लोगों के अलग अलग जगह से फोटोग्राफ्स आते थे कि एक टहना व्हाइट कलर का हो गया, एक पौधा, तो आप इसको नजरअंदाज ना करें। और जो इसकी ट्रीटमेंट है, ये जब आपका मतलब फ्रॉस्ट या रेनी सीजन, तो उसमें ये ज्यादा पनपता है बनिस्बत ड्रॉट कंडीशन के। लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कोई भी पौधा या टहना आपको नहीं दिखा होगा, मगर जैसे ही फ्रॉस्ट या हमें मॉइस्चर वाला वो मिलता है, वैसे ही ये कैंकर आपको एंटर करता हुआ। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा शक था कि क्या ये एग्जैक्ट सिल्वर कैंकर है, तो मैंने नॉन विश्वविद्यालय के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर भूपेश गुप्ता जी से कंफर्म करा, उनको फोटोग्राफ शेयर करे। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें हमें संशय होता है कि ये कौन सी बीमारी है, तो क्रॉस चेक करने के लिए जरूरी है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है या बागवानी विभाग है, आप उसकी मदद अवश्य ले, जिससे आपको सटीक जानकारी मिल जाती है, सटीक इलाज मिल जाता है, या सटीक इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच पाती है। और दूसरी बात, इसको आप सर्दी में काटेंगे या हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आजकल आप इसको रिमूव करने से बचे, और अगर काटते हैं या रिमूव करते हैं तो अपने टूल्स को आजकल भी सैनिटाइज करें और वहां प्रॉपर पेस्टिंग करें। अगर किसी ब्रांच में है और पूरे पौधे में थायोफिनेट मिथाइल रोको या बेबिस्टीन कार्बेंडाइजिम, इसकी स्प्रे आप कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था, वो था एप्पल के अलावा नाशपाती, स्पेशली उस पे फोकस्ड, क्योंकि आज बहुत मात्रा में हमारे नाशपाती का उत्पाद हमारे हिमाचल के अंदर या हमारे देश के अंदर हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि आज भी हमारा एक प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल नॉन यूनिवर्सिटी के द्वारा या हॉर्टिकल्चर विभाग के द्वारा फार्मर को नहीं दिया गया है, क्योंकि हम रिटर्न में भी दे चुके हैं, देते आ रहे हैं, बात भी करते इस विषय में। मेरा नॉन यूनिवर्सिटी और हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों से भी गुजारिश रहेगी कि आप इसके लिए अलग से स्प्रे शेड्यूल बनाएं। उसमें आप इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे अभी प्रोग्रेसिव फार्मर है, उनकी आप मदद ले सकते हैं। और आप लोगों को के लिए बहुत जरूरी है कि फार्मर फीडबैक अवश्य ले, क्योंकि जो हमारे लो हाइट्स के ऑर्चर्ड है या करसोग मंडी कुल्लू का इलाका है, वहां तो बहुत मात्रा में नाशपाती होती है। तो इस नाशपाती को लेके मेरा गुजारिश रहेगी
हॉर्टिकल्चर विभाग नॉन यूनिवर्सिटी से कि आप लोग मिलके एक ऐसा प्लान बनाए जिसके अंदर आप माइट पे एक अलग से स्प्रे शेड्यूल इजाद कर पाए। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि हमारे बगीचों में पौधों के बीच में नाशपाती होती है, हम स्प्रे करते हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव होती है और रिएक्ट कर जाती है। बहुत सारी फसल हम नाशपाती की ऐसे ही खराब कर देते हैं और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जॉइंट प्रोग्राम चला के इस चीज के ऊपर कार्य कर सकते हैं। मैं जल्दी नॉन यूनिवर्सिटी जाऊंगा, वहाँ के वाइस चांसलर से बात करूंगा, डायरेक्टर रिसर्च से बात करूंगा और संबंधित विभाग के जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको बुला के एक मीटिंग कॉल करवाऊंगा अगर ये पॉसिबल हुआ, या बैठेंगे हम और इस पे और फिर से एक बार चर्चा की जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के पास जाके इस विषय को उठाया जाए प्रमुखता से, क्योंकि सेब के लिए तो हमारे नॉन यूनिवर्सिटी एक स्प्रे शेड्यूल सारणी बनाती है और डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर उसको लोगों तक पहुंचाता है। रिसर्च हमारी नॉन यूनिवर्सिटी की रहती है। तो अगर हम प्लम, सेब, नाशपाती, अलग अलग आड़ू उसकी बात करें, खुमानी, क्या इसमें भी कोई रोग लगते हैं तो और उसके इलाज क्या है? किसानों के पास आज इसका समाधान बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग इस बात को प्रमुखता से उठाए। वो भी लोग ऐसे जुड़े हैं जो सरकार के, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर के, विभाग के, नॉन यूनिवर्सिटी के नजदीक है, या आप ऐसे किसी पर्सन को जानते जो इसमें हमारी मदद कर सकता है, तो आप लोगों को आगे आके ये सोशल वेलफेयर का कार्य जरूर करना चाहिए। हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, नई रिसर्च की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। नए नए डिजीज बगीचों में आ रहे हैं, चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वेदर का तो क्या ही कहना। कभी सूखा पड़ जाता है, लास्ट ईयर इतना सूखा था, उससे पहले बहुत ज़्यादा बरसात थी, इस साल फिर से रेनी सीजन है और ऐसा लग रहा है कि इस साल जो चुनौती रहेगी वो पत्तियां बचाने की रहेगी, क्योंकि स्प्रे करने का लोगों को समय ही नहीं मिल रहा है। 6 से 8 घंटे से ऊपर, 7-8 घंटे से ऊपर जब पत्तियां गिल्ली रहेगी, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कल लगभग 5-6 बजे शाम को बारिश हुई, जब से ये पत्ता गिला है और अभी तक गिला ही है। तो आप लोग समझ सकते हैं जब इतने घंटे तक गिला रहेगा, इतने घंटे गिला रहेगा तो फंगल डिजीज जरूर फैलेगी, उससे कोई अछूता नहीं रहेगा। हाँ, जरूर ये हो सकता है कि जिसके हाई डेंसिटी के छोटे छोटे पौधे हैं उसमें कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसमें बीमारियां कम आती है। मगर जैसे घने ऑर्चर्ड है, जैसे मेरा तो बहुत ही घना है, तो उसमें डिजीज कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है। जब भी आपको आजकल समय मिले, समय रहते आप लोग सबसे पहला फोकस, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन में भी देख रहा हूं कोई पोटाशियम को लेके आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा भले ही आप पोटाश को फंगेसाइड के साथ मिक्स कीजिए, मगर फंगेसाइड को ना छोड़े आप। फंगेसाइड अगर टाइम मिलता है आपको, पत्ते सूख जाते हैं आपके अच्छे से, उसके बाद आपको 5-7 घंटे का टाइम मिलता है, तो उसी बीच आप थोड़ा थोड़ा करके स्प्रे कर सकते हैं और स्टिकर उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पत्ता बचाना बड़ा चैलेंज रह जाएगा इस साल के मौसम के अनुसार। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा पत्तों को लेके, कि जैसे ही समय मिलता है वैसे ही फंगेसाइड्स की स्प्रे आप लोग अपने बगीचों में करें, बदल बदल के करें, रिपीटेडली ना करें। इस बारे में हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं फंगेसाइड के, अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा कि आपको कौन सी डालनी थी। मिडल और हाइट में स्ट्रोबिलिन ग्रुप आप डाल सकते हैं, अभी लो हाइट में आप बेसिक रेगुलर फंगेसाइड्स, अवतार, एंट्राकोल, इंडोफिल, ऐसी ऐसी चीजें आप डाल सकते हैं स्ट्रोबिलिन छोड़ के, ताकि आपको कलर में समस्या बिल्कुल भी ना आए। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है साइज को लेके।
हमने पहले भी बताया था कि जितना अच्छा आपका सेल का डिवीजन होगा, उतनी अच्छी सेल की डेवलपमेंट होगी, उतना अच्छा आपका साइज आएगा। फ्रूट थिनिंग पे आपको ध्यान देना चाहिए था। आजकल बहुत सारे लोग फ्रूट थिनिंग के बारे में पूछ रहे कि साइज नहीं बना, हम फ्रूट थिनिंग नहीं कर पाए। तो हमने ये चीज़ें पहले भी क्लियर कर दी थी आप लोगों को कि जो हमारी फ्रूट थिनिंग है वो क्यों ज़रूरी है, और बाद में आपको इसका क्या किस कठिनाई का आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आप फ्रूट थिनिंग नहीं करेंगे। तो मैं अगर अपने बगीचे की बात करूं, फ्रूट साइज़ हमारा बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। अभी बहुत लंबा समय है, और पियर का साइज़, पियर की क्वालिटी बहुत ही शानदार है। सिर्फ इस साल थोड़ी सी एक गलती मुझसे हुई कि जो हमारी पियर थी, स्पेशली रेड बार्टलेट हाफ रेड, उसमें हमने फ्रूट थिनिंग नहीं करी। उसका एक रीज़न था कि मोटी डंडी का जो फ्रूट है या रेड बार्टलेट है, वो थ्रो करता अपने फ्लावर को, और इतनी अच्छी क्रॉप लगती नहीं है उसमें, वो ऑटोमेटिकली थ्रो करता था। मगर इस साल मैं देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा क्रॉप लगी, पूरा पौधे झुक गए, और मुझे लगता है कि समय से पहले ही हमें कहीं ना कहीं फल को तोड़ना पड़ेगा इस साल, क्योंकि प्लांट डैमेज होने का बहुत बड़ा खतरा है। तो कुछ फ्रूट्स के मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा जेरोमाइन है। अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट स्मॉल को क्रॉस कर चुका है। आप इसको देखिए, स्मॉल के आसपास है फ्रूट। अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्मॉल से थोड़ा ऊपर है। और अगर छोटे फ्रूट्स में बात करें तो हम ये एक्स्ट्रा स्मॉल के आसपास है, 240 है, ऐसे ऐसे काफ़ी अच्छा फ्रूट साइज अभी तक फिलहाल बन रहा है। और कलर भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है ऑर्चर्ड में। सुपर चीफ में आप थोड़ा सा, अभी ये तो थोड़ा लेट हार्वेस्ट होगा, कलर भी थोड़ा लेट छोड़ता है, और साइज अच्छा आ रहा है इसका, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। ये हमारा जेरोमाइन, आप देखिए फ्रूट डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको नाशपाती की ओर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बाबू गोशा, ये देखिए लोब्स, जो पीजीआर है उसके इफेक्ट देखिए, पॉजिटिव इफेक्ट। लंबाई देखिए आप फ्रूट की, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है पियर में बना हुआ। अब ड्यू टू पीजीआर भी आप कह सकते हैं आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, और साफ सुथरी बिल्कुल 100% क्लीन पियर। ये देखिए साइज में यूनिफॉर्मिटी है, छोटा बड़ा साइज नहीं है बहुत ज़्यादा, खास तौर पर नाशपाती में। ये देखिए लोब्स, अभी इसके लिए तो बहुत समय है, ये लगभग 5 अगस्त के आसपास या 10 अगस्त तक ही प्लकिंग होगी इसकी। यहाँ पर भी मैं कुछ साइज आपको दिखाना चाहूँगा जेरोमाइन का। ठीक डेवलपमेंट है, कोई ज़्यादा दिक्कत लग नहीं रही है। ये देखिए ऑलमोस्ट मीडियम पहुंच चुका है फ्रूट, और अभी बहुत समय बाकी है तोड़ने में। कुछ एक फ्रूट ऐसे भी है जो हमारे मीडियम को भी लगभग क्रॉस कर चुके हैं। कुछ एक ऐसे फ्रूट जो ऑलमोस्ट लार्ज पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ऑलमोस्ट लार्ज है। ये यूनिवर्सल का तो लार्ज है, ऐसे मीडियम है। ये देखिए मीडियम, स्मॉल, स्मॉल, मीडियम। ये देखिए, ये देखिए,
एक्स्ट्रा स्मॉल छोटे प्लांट्स हैं। ये देखिए, ये जेरोमाइन के फ्रूट थे। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा किंग रोट को दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्रॉपर फ्रूट थिनिंग के बहुत सारे फायदे हैं। कुछ यहाँ पर गाला के स्ट्रेन्स भी है, अभी कलर नहीं छूटा है। ये हमारा रेड विलॉक्स काफ़ी अच्छी क्रॉप के साथ टॉप ग्राफ्टेड है प्लांट। और ये हमारी मोटी डंडी रेड बार्टलेट पियर। ये हमारा डेविल गाला, बहुत अच्छा कलर आने लग गया है इसमें भी। ये सील्डिंग पे हमारे जेरोमाइन। डार्क बैरन गाला, बहुत अच्छा साइज डेवलप हो रहा है इसमें भी। कुल मिला के बागवान साथियों, हमें जो आज हमने बातें की, एक बीमारी को लेके स्पेशली, दूसरा पत्तों को बचाने के से संबंधित, जिसमें हमारा डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैलने का चांस हो चुका है क्योंकि वेदर बहुत बुरा है। और इस मौसम में कैसे आप अपने बगीचों की, अपनों की और घर की देखभाल कर सकते हैं। बागवान साथियों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नई वीडियो के साथ नई चीज़ों को लेके फिर से आप लोगों के बीच मौजूद रहेंगे। और एक दो क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। जैसे हमारे वुलिया एप्पल एफिड की बात हुई, तो वुलिया एप्पल एफिड को आप कंट्रोल ज़रूर करें आजकल, नहीं तो ये पूरे ऑर्चर्ड में फैल जाता है। उसके लिए बड़ा आइडल सिचुएशन है इस साल मौसम की। तो आपके पास टफागोर, रोगर, थायोमेथोक्सम, मोमेंटो, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिससे आप वुलिया एप्पल एफिड को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा अभी भी आपसे निवेदन रहेगा, सबसे ज़्यादा फोकस आप अपने पत्तों पे कीजिएगा। अगर लीफ फॉल हुआ ना क्वालिटी बनेगी, इस साल की क्रॉप भी ख़राब होगी, अगली साल की भी होगी। ख़ास तौर पर लोअर मिडल हाइट में जहां आप लोग इथोफोन की, इथरल की स्प्रे करते हैं, अगर माइट का अटैक हुआ या पतझड़ हुआ तो आप इथरल की स्प्रे नहीं कर पाएंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने बगीचों का ध्यान रखें, समय समय पर स्प्रे करें। और मेरा अपना मानना है कि 10 से 12 दिन के अंतराल पे आप लोग बदल बदल के फंगिसाइड की स्प्रे करते रहे हार्वेस्टिंग तक। उसके बाद फर्स्ट थिनिंग के बाद आप एक फंगिसाइड और कर सकते हैं ताकि आपका लीफ फॉल लंबे टाइम तक बना ना हो। क्योंकि अमूमन हम क्या करते हैं, जैसे ही सीज़न हो जाता है वैसे हम फंगिसाइड की स्प्रे छोड़ देते हैं। पहली सब थिनिंग के बाद आप फंगिसाइड की स्प्रे ज़रूर करें ताकि आपके पत्ते नवंबर दिसंबर तक फ्रेश रहे बगीचों में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बागवान। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि श्रीमान डिम्पल पांचटा जी ने हमें बहुत ही अच्छी रोचक जानकारियां दी, साथ ही रोगों और उनसे बचने के उपायों के तरीकों के बारे में भी हमें बताया। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिला करेगी। हम समय समय पर बागवानी से संबंधित वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।